तो देखो हम लास्ट वाली क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। ये हमारा एक क्वेश्चन 3 क्लास हो गए इसको चलते हुए। क्या इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी है, तो लास्ट वाली क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे। तो हम यहाँ पर है ना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए फाइनली जो ZJ है ना और NER वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ZJ तुम बता दोगे कितना आ रहा है ZJ? सिक्स 540 प्लस 379। हाँ, मैं उसी को सही कर रहा हूँ, उसी को सही कर रहा हूँ मैं। और प्लस 379 और ये आ रहा है, टोटल आ रहा है 181.87 के आसपास। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? हम्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट है। ये एलसीएम लेंगे तो ये 916 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो है ना, देखो इसको कर देते हैं एक बार। ये मल्टीप्लाई होगा, पहले तो देखो 35 तो मल्टीप्लाई होगा 37 से, 1295 आएगा ये। और डिवाइड बाय ये आ जाएगा 74। और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 916 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 1832। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ये पॉइंट है ना, होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव आंसर आ रहा है। इससे जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आंसर आना नहीं चाहिए। इससे आंसर नेगेटिव आ रहा है। वैसे नेगेटिव आंसर आने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि हम नेगेटिव आंसर आ जाए हमारा। और हम तो अभी सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा देखो सुनो, इस क्वेश्चन को आगे करें ना, इससे पहले एक बार है ना, इस क्वेश्चन का एक बार ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारा आंसर सही जा भी रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि देखो हम इस क्वेश्चन को है ना ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। रीजन यहाँ पर केवल 2 ही वेरिएबल है, x1 एंड x2। तो हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बस ये लोड हो जाए, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते, अगर हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करते, क्योंकि इनमें इसमें आंसर जो बुक वाला आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि हमने कहीं मिस्टेक कर दिया। वैसे लग नहीं रहा मैंने कहीं मिस्टेक की है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार क्लियर करने के लिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर ग्राफिकल मेथड से देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने पर हम इस तरह से बॉक्सेस बनाते हैं इक्वेशंस के लिए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक बार x1 की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 12.5, और x2 की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 25 फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन के भी ऐसे बॉक्स बनाए जाते हैं। ये वैल्यू समझ में आ रही है ना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम डायरेक्टली? ठीक है, चलो अब सेकंड इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा, अगर इसको 0 करेंगे तो ये 8 होगा, और इसको अगर 0 करेंगे तो ये 6 होगा। और थर्ड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे बना देते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाते हैं, तो थर्ड इक्वेशन में ये अगर 0 होगा तो ये 30 होगा, ये अगर 0 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है, अब इसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ।
अच्छा, वैल्यूज जो जा रही है वो जा रही है, देखो एक तरफ x1 है, एक तरफ x2 है। x1 पर हाईएस्ट वैल्यू जा रही है 25 और x2 पर 30। तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 का गैप ले लेता हूं, 3 का गैप। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, और इधर भी मैं 3 का गैप ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ। तो पहले 0 12.5, यानी 0 12.5 होगा यहाँ कहीं पे, 0 12.5 होगा यहाँ कहीं पे, और 25 0 यहाँ पे होगा। मैं इन दोनों लाइंस को मर्ज कर देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1, E1। अब इक्वेशन नंबर 2 है 0 8, तो 0 8 यहाँ पे कहीं होगा, और 6 0 ये रहा, 6 0 ये रहा, 0 8 6 0। तो बस मैं इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देता हूँ। और तीसरी जो इक्वेशन है 0 30, देखो 0 30 यहाँ पे है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। 0 30 और 20 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारी। अब देखो सुनो, तीनों इक्वेशन पे है ना ग्रेटर देन का साइन है। अगर तीनों इक्वेशन पे ग्रेटर देन का साइन है ना, तो एरिया ये बाहर वाला सेलेक्ट होगा, ये बाहर वाला। अगर तीनों इक्वेशन पर ग्रेटर देन का साइन है ना, तो एरिया एकदम बाहर वाला सेलेक्ट होगा, अंदर वाला एरिया सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर बाहर वाला एरिया सेलेक्ट हो रहा है ना, तो बाहर वाले एरिया की जो हाईएस्ट वैल्यूज है ना, वो तो हमें पता नहीं है हाईएस्ट वैल्यूज क्या होने वाली है। ठीक है, हम लोएस्ट जो यहाँ पर एरिया नीचे वाली वैल्यूज गिवन है ना, हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ये सबसे ऊपर वाली वैल्यू तो है 0 30, ये सबसे ऊपर जो है ना, ये एरिया यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो 0 30, एक वैल्यू यहां पर जा रही है, ये है 25 0, और एक वैल्यू है ना यहां पर आ रही है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से बना है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से मैं इसको है ना ए बोल देता हूं। तो ए वाला जो पॉइंट है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से बना है। तो इक्वेशन 1 है 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 50, और इक्वेशन नंबर 3 है 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 60। और अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर नीचे वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज रहने वाली है। नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी 6x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। और नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 4x1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 70, माइनस का 70। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 70/4,
17.5, x1 की वैल्यू आ जाएगी 17.5। और अगर हम x1 की वैल्यू ऊपर पुट करें तो 15/4, x2 की वैल्यू आ जाएगी 3.75। यहां तक ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको यहां तक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास में देखो 3 पॉइंट्स की वैल्यू आ गई है। अब इन 3 पॉइंट्स की वैल्यू को हम कैसे यानी है ना, हम मेन इक्वेशन में लिख देते हैं। ये जो मेन इक्वेशन है ना मिनिमाइज जेड वाली, इसमें लिख देते हैं इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज को। कैसे लिखते हैं मैं देखो यहीं पर करके बता देता हूं तुम्हें अलग से एक बार। यहां पे कर लेते हैं। देखो हम हमारे पास देखो मेन इक्वेशन है मिनिमाइज जेड। मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 9x1 प्लस 10x2। तो x1 x2 की कुछ वैल्यूज है देखो हमारे पास में, जैसे है हमारे पास में 0 30, ठीक है, इससे तो आंसर आ जाएगा 300। एक है हमारे पास में 25 0, और इससे आंसर आ जाएगा 225। और एक है हमारे पास में 17.5 और 3.75। अब 17.5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.75 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ रहा है 195। तो आंसर है ना यही होगा, 195 वाला ही आंसर होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 17.5 और 3.75। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कभी भी 195 आया है क्या आंसर अभी तक। 195 किसी मैट्रिक्स में आया है? एक बार रुको, देखो ये लोड नहीं हो रहा है, एक बार ये लोड हो जाए, चेक कर लेते हैं एक बार बस। देखो ये आया है 195 आंसर। तो अगर यहाँ पे 195 आंसर आ रहा है तो हमने मिस्टेक क्या की थी यहाँ पर? यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई? ये माइनस का 9/4 सही आ रहा है क्या? ये माइनस का 9/4, माइनस का 1/4, माइनस का 4/2, यानी माइनस का 2। तो 4 एलसीएम आ गया तो 1, माइनस का 1 और माइनस का 8, माइनस का 9/4, और ये हो जाएगा 135। तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो सुनो, अरे रक्षिका पता लग गई हमारी गलती कहाँ हुई। देखो हमारा आंसर है ना इसी टेबल में आ गया था, हमें इस वाली टेबल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर इसी टेबल में आ गया था। दोबारा से देखो, ये जो 9/4, ये जो 54/4 आ रहा है ना, ये 54/4 ये गलत आ रहा है। कैसे आ रहा है गलत? ये 54/4 हम करने के लिए देखो क्या करेंगे। नहीं सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, 54/4 भी सही आ रहा है। क्या गलत आ रहा है इसमें? क्या गलती की? -9/4 के लिए एक बार देखो ऊपर देखते हैं। माइनस का 1/4 था इसके ऊपर, बिल्कुल माइनस का 1/4 है। और मल्टीप्लाई हमने सही नंबर, माइनस हमने सही नंबर किया है, -4 किया है। मल्टीप्लाई बाय 1/2, मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 सही नंबर है यहाँ पे 1/2। इस 1/2 को अगर देखें तो यहाँ पर ये 1/2 आ रहा है, ये है 4/3। देखो 1/2 यहाँ से आ रहा है, देखो अब गलती ढूंढ रहे हैं, देखो यहाँ से आ रहा है 1/2, 4/3 माइनस का और 5/6 सही है। 4/3 माइनस का 5/6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 और माइनस का 5/6 आएगा। ठीक है, तो अगर ये सही है, अगर ये कैलकुलेशन सही है तो 6 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 3/6, 1/2। ये कैलकुलेशन तो सही आ रही है। और अगर ये 1/2 सही आ रहा है ना, तो यहां पर ये भी सही आ रहा है फिर तो।
सब कुछ सही लग रही है, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है? अच्छा है ना, मॉड्यूल का आंसर शायद ये नहीं आ रहा है कल, जहां तक अपन ने देखा था, है ना? मॉड्यूल का भी एक बार आंसर देख लेते हैं। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अभी ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ये देखो हमारा मॉड्यूल है, और मॉड्यूल का आंसर भी देखो, मॉड्यूल का आंसर तो 205 आ रहा है, जबकि आंसर 195 आ रहा है। मॉड्यूल आंसर तो 205 आ रहा है, जबकि हमारा आंसर 195 आ रहा है। मॉड्यूल में टेबल नंबर 3 ये है। एक बार है ना रक्षिका, चेक करो मॉड्यूल की टेबल नंबर 3 और हमारी टेबल नंबर 3। मॉड्यूल की टेबल नंबर 3, चलो एक काम करता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि एक बार मैं भी मैच कर लूं। मॉड्यूल की टेबल नंबर 3 जिसमें A1 A2 और X2 है, A1 A2 और X2। मॉड्यूल की टेबल नंबर 3 A1 A3 और X2। यहां पे जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक बार पेस्ट कर रहा हूं इसको। आज ये पता नहीं सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है। मॉड्यूल की टेबल नंबर 3 ये है, यानी हमारी टेबल नंबर 3 ये है, और मॉड्यूल की यहां पे है। (18,844) माइनस 10/3, 4/3, 1/3। एक काम करते हैं, हमारी वाली टेबल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये नहीं हो रही तो हमारी वाली हो जाएगी। इस वाली टेबल को हम कॉपी कर लेते हैं, और ऑल पेपर PDF। आज बहुत स्लो चल रहा है ये, और हमारी वाली टेबल में यहाँ थर्ड टेबल मैच हो रही है एज इट इज। थर्ड टेबल मैच हो रही है, और फोर्थ टेबल भी चेक कर लो एक बार, फोर्थ टेबल भी मैच हो रही है क्या हमारी? टेबल नंबर 4। ये लास्ट वाले कॉलम्स है ना, छोड़ देना, क्योंकि हम ये लास्ट वाले कॉलम्स है ना ड्रॉ नहीं करते। ये A1 A2 A3 है ना, ये लास्ट वाले कॉलम्स, ये हम ड्रॉ नहीं करते। अगर इसमें से कुछ कैंसिल हो गया, जैसे इसमें सिर्फ A3 को ही चेक करना, इसमें से सिर्फ A3 चेक करना, A1 A2 छोड़ देना। बाकी ये वाली रो पूरी मैच हो रही है, इसके बाद वाले जो नंबर है। देखो मॉड्यूल का आंसर तो बिल्कुल ही गलत आ रहा है, क्योंकि मॉड्यूल का आंसर तो 205 आ रहा है, और 205 आंसर नहीं है, आंसर तो 195 ही है। तो मॉड्यूल का आंसर तो बिल्कुल गलत है। अब हमारी कैलकुलेशन में भी गलती तो नहीं मिल रही है कि हमने कहीं गलती की, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं तो गलती की होगी, इसलिए है ना ग्राफिकल मेथड से आंसर मैच नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की होगी हमने, इसलिए इसका आंसर है ना ग्राफिकल मेथड से मैच नहीं हो रहा। चलो एक काम करते हैं, सुनो, इसको है ना, इस क्वेश्चन को एक बार यहीं पर छोड़ देते हैं। हम कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और है ना मैं इसमें आज बैठकर एक बार गलती देख लूंगा कि कहां पर मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरे को कहीं भी मिस्टेक नहीं दिख रही है इसमें। मेरे को सारी टेबल सही दिख रही है, और 195 है ना टेबल नंबर 5 में आ रहा है, तो हमारा आंसर आने को तो उसी टेबल में आ जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा हमारा आंसर। लेकिन वो कैसे आया है, वो कैसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये 54.4 54/4 कैसे आ रहा है नेगेटिव? 10 को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90/4 आएगा। अच्छा देखो, मिल गई ना गलती, मिल गई गलती। देखो सुनो, ये 54/4 है ही गलत,
ये 54/4 गलत है, देखो कैसे। एक तो आ रहा है माइनस का 90/4, ठीक है। 10 को अगर माइनस के 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90/4 आ रहा है। और एक आ रहा है 36, ये वाला नंबर आ रहा है 36। तो प्लस 36 जब मैं ऐड करूंगा तो मैंने सिंपली इनको माइनस कर दिया था, जो गलत तरीका है। 36 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर 36 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 144 होगा। और अगर ये प्लस का 144 है ना, तो ये सही हो रहा है, ये तो 54/4 ही आ रहा है, तब भी ये सही हो रहा है। और जीरो में से जब माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये सही हो रहा है। चलो एक काम करूंगा मैं, ठीक है ना, इसमें अपन गलती ढूंढ के एक बार बता दूंगा इसमें मिस्टेक कहां हुई है, क्योंकि आंसर जो आ रहा है ना वो तो 195 ही आ रहा है। अगर आंसर तुम इसको फॉलो करोगे तो देखो 195 ही आ रहा है, 205 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हमारा 195 तक पहुंच गया, लेकिन बस ये एक मिस्टेक आ रही है कि वो जो 54/4 है ना, वो सही नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। चलो एक मिनट वेट करो, मैं एक क्वेश्चन और लेकर आता हूं, क्योंकि मॉड्यूल में और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो मेरे पास है ना एक बुक है, एमबीए में एक बुक चलती है एनपी अग्रवाल की, वो उसमें है ना काफी सारे लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है। तो मैं एक बार वो बुक लेकर आता हूं, फिर हम उस, देखो मेरा एक बुक चलती है, एमबीए की बुक है ये, और शायद तुम्हें नाम नहीं दिखेगा, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट करके बुक है। तुम्हें शायद हो सकता है उल्टा दिख रहा हो नाम, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट एक बुक है, एनपी अग्रवाल की बुक आती है। तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बस हम यहाँ से है ना क्वेश्चन पिक करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा ये जो हमारा जो मेथड है ना, इसको हम थोड़ा सा सही तरह से कंप्लीटली समझ सके इस मेथड को, क्योंकि मॉड्यूल में और क्वेश्चन है नहीं और मुझे और क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि और क्वेश्चंस किए बिना हमें ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने, यानी क्वेश्चंस अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो उसमें है ना, उस क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इक्वेशंस है ना, वो डायरेक्टली गिवन है। उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इक्वेशंस है वो डायरेक्टली गिवन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना मैं चेक करूंगा आज बैठकर, और मैं देख लूंगा एक बार मिस्टेक कहां पर हुई है। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। उसके अलावा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिए हुए हैं 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट दिया हुआ है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3। तुम इसको है ना ऐसा लिखना, ये रैंडम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आर क्यू लिख लेना ताकि तुम्हें ध्यान रहे, रैंडम क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। लेस देन इज इक्वल टू 15 और 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इज इक्वल टू 10। और लास्ट में वही सब्जेक्ट टू, वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू कंस्टेंट के बाद, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर है ना, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की इक्वेशन के जितने भी लेस देन के या मोर देन के साइन होते हैं, लेस देन इज इक्वल टू के साइन होंगे, मोर देन इज इक्वल टू के साइन होंगे, या इज इक्वल टू के साइन होंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में होने चाहिए। तो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इक्वेशन के जितने भी लेस देन और मोर देन के साइन होते हैं ना, हम उनको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहां पर देखो लेस देन का साइन है, तो लेस देन के साइन को कन्वर्ट करने के लिए हम है ना स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, खाली वेरिएबल स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस स्लैक वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 स्लैक वेरिएबल नंबर 2 इज इक्वल टू 15। और थर्ड इक्वेशन को हम लिखेंगे 2x2 प्लस 5x3 प्लस s3, और स्लैक इज इक्वल टू हम करेंगे स्लैक वेरिएबल नंबर थर्ड लगा के इज इक्वल टू 10। और लास्ट में हम लिखेंगे x1 x2 x3
इस क्वेश्चन को तो है ना हम ग्राफिकल से सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें फिर सिंप्लेक्स से ही करना पड़ेगा। अच्छा, और जो मेन इक्वेशन होती है ना, मैक्सिमाइज वाली जो इक्वेशन है हमारी, जो हमारी मेन इक्वेशन है, उस मेन इक्वेशन में हम है ना सारे स्लैक वेरिएबल लिखेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्लैक वेरिएबल आएंगे ना यहाँ पर, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन होगा, बता सकते हो रक्षिका क्या होने वाला है? सब सारे के सारे स्लैक वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि स्लैक खाली वेरिएबल है, और खाली वेरिएबल हमें ना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेंगे, ना हमारी कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन की टेबल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम बना देते हैं टेबल। अब टेबल बनाएंगे वैसे ही तरीके से, वही स्टार्टिंग में 3 कॉलम रहते हैं, उसके बाद एक बीच में काफी बड़ा स्पेस आ जाता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। सिस्टम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है आज, पता नहीं कैसे। पहला कॉलम सीजे, प्रोग्रामिंग वेरिएबल, क्वांटिटी, और फिर आ जाएगा x1 x2 x3 s1 s2 s3। फर्स्ट वाली टेबल तो फिल करना आसान है, क्योंकि फर्स्ट वाली टेबल में हम सिर्फ नंबर्स फिल कर लेते हैं जो यहाँ पर गिवन होते हैं। तो ये है 354 0 0 0, 354 0 0 एंड 0। अच्छा, एक और चीज, हर टेबल से पहले लिखना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर की सिंप्लेक्स टेबल है। तो हम बना रहे हैं सिंप्लेक्स टेबल नंबर फर्स्ट बना रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग वेरिएबल जो इस क्वेश्चन में होने वाले हैं, वो होने वाले हैं S1 S2 S3, जिनका कंट्रीब्यूशन आने वाला है 0 0 0। अब पहली इक्वेशन फिल करेंगे, तो देखो पहली इक्वेशन में क्वांटिटी यहां पर 8 है, ठीक है, पहली इक्वेशन की क्वांटिटी 8 है। फिर x1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू हो गई 3, x3 गिवन नहीं है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो वो हो गया 0, S1 हो गया 1, S2 हो गया 0, S3 हो गया 0, ठीक है। और नेक्स्ट वाली इक्वेशंस की बात करें तो ये हो गया 15, 3, 2, 4, 0, 1, 0। और नेक्स्ट वाली इक्वेशन की अगर बात करें तो ये हो गया 10। देखो x1 नहीं है नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, तो x1 0, x2 हो गया 2, x3 हो गया 5, फिर हो गया 0 0 1, ठीक है। और इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा ZJ। अच्छा, फिलहाल इस क्वेश्चन में जो ZJ आएगा ना, वो सारी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि अगर हम सीजे वाले कॉलम को बाकी सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा है ना आंसर गलत आ रहा था लास्ट वाला, ये हमने चेक किया, कहीं ना कुछ मिस्टेक हुई है डेफिनेटली। लेकिन है ना सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बार वो टेबल्स बन चुकी थी लास्ट वाली, कि हमने है ना टेबल बनाना सीख लिया कि टेबल में कैसे कैसे एंट्रीज होती है। जैसे अब जेडजे की एंट्री होती है ना, अब हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हमने कई बार एंट्रीज कर लिए, तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है ना वो बाकी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेडजे की एंट्री हो जाएगी। और लास्ट वाली एंट्री होगी सीजे माइनस जेडजे की। तो सीजे माइनस जेडजे का देखो फर्स्ट वाली एंट्री तो आती नहीं है, लेकिन ये रहा सीजे और ये रहा जेडजे। अगर हम सीजे माइनस जेडजे करते हैं ना, तो ये एंट्री हो जाएगी 3, 5, 4, 0 0 0।
अच्छा, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में अगर हमारे पास में प्रॉब्लम जो होती है मैक्सिमाइजेशन की होती है, तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में NER की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती है तो NER की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारी 5। एक बार हमने हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर ली, तो अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं रेशो। तो अगर हम रेशो कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो रेशो भी आसान है। रेशो का फॉर्मूला आता है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एंट्री। तो अब देखो, अब ध्यान से करेंगे हम इसको। तो क्वांटिटी और की कॉलम की एंट्री को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.66। रेशो को तुम डेसिमल में लिख सकते हो, मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि रेशो है ना, आगे वाली टेबल्स में काम नहीं आता। रेशो का रोल यहीं पर खत्म हो जाता है। एक बार हमारी की रो सेलेक्ट हो जाएगी, रेशो का रूल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 7.5 रेशो, और नेक्स्ट हो जाएगा 5। सबसे छोटा जो रेशो आ रहा है वो 2.66 है। डजेंट मैटर की मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, सबसे छोटा जो रेशो आ रहा है ना वो 2.66 आएगा हमेशा। यानी सबसे छोटा जो रेशो में सबसे छोटा जो नंबर होगा ना, वो एज ए की रो सेलेक्ट होगा। और हमारा की नंबर आ गया 3 यहां पर। अगर हम की नंबर की बात करेंगे तो हमारा की नंबर 3 आ गया। ठीक है। अच्छा, एक बार हमारी फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुई तो अब हम सेकंड टेबल को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज बता देता हूं, जैसे ही तुम फर्स्ट टेबल कंप्लीट करोगे ना, तो फर्स्ट टेबल कंप्लीट करते ही तुम्हें नीचे लिखना है कि क्या क्या की कॉलम है तुम्हारा। की कॉलम क्या है, की रो क्या है, की नंबर क्या है। तुम्हें टेबल के नीचे लिख देना है की कॉलम आ रहा है तुम्हारा x2, की रो आ रही है हमारी S1, और की नंबर आ रहा है हमारा 3। की नंबर आ रहा है हमारा 3। एक बार ये कंप्लीट होगा और इसके बाद हम सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा बहुत ही ऑड है कि मेरे से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो गया, पहले वाला क्वेश्चन। मेरे को लग नहीं रहा, अभी भी ऐसे भरोसा नहीं हो रहा कि पहले वाला क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, तो उसको मेरे को चेक करना ही पड़ेगा। और ये है x1, x2, x3, s1, s2, s3। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा 354000, 354000 एंड 0। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम इस टेबल को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे? सबसे पहली स्टेप होती है की कॉलम विल रिप्लेस द की रो। जो हमारा की कॉलम है वो हमारी की रो को रिप्लेस कर देगा। हमारा की कॉलम है x2, वो s1 को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर है ना, यहां पर आ जाएगा हमारा x2। बाकी s2 और s3 अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। और x2 यहां पर आ गया ना, तो x2 का कंट्रीब्यूशन है 5, s2 s3 का कंट्रीब्यूशन है 0। क्वांटिटी क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलती है, क्वांटिटी हमेशा फॉर्मूले पे बेस होती है।
तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या कर दिया, की कॉलम विल रिप्लेस द की रो, हमने की रो को रिप्लेस कर दिया। अब सेकंड स्टेप होती है कि पूरी की पूरी की रो जो है ना वो की नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम पूरी रो को की नंबर से डिवाइड करेंगे तो की नंबर आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और एक चीज और ध्यान रखना, हम है ना S1 S2 S3 को कभी भी टेबल से नहीं निकालते, लेकिन अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें हमारे कीरो की तरह सेलेक्ट हो जाते हैं ना, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो एज ए कीरो सेलेक्ट हो जाते हैं ना, तब हम उनको टेबल से हटा देते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना, स्लैक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं किया जाता। बाकी बची हुई जो दो रो है, एक तो है S2 और एक है S3, तो बाकी बची हुई जो दो रो है उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे अलग से। तो एक तो कैलकुलेशन हो जाएगी S2 की, एक कैलकुलेशन होगी S3 की। सारी की सारी पुरानी एंट्रीज 15324010, 15324010 माइनस जो नई वाली रो आई है हमारी उसको हम माइनस कर देते हैं। जो सेकंड टेबल में नई वाली रो आई है ना उसको हम माइनस कर देते हैं 1/300। अच्छा, अगर S3 की बात करें तो 10025001, 10025001 माइनस, और वही नई वाली रो जो आई है हम उसको माइनस कर देते हैं 8/3, 2/3, 1 0, 1/300। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है ना, हम की कॉलम की जो एंट्री है, देखो की कॉलम हमारी प्रीवियस वाली टेबल में है, हमारी जो की कॉलम की एंट्रीज है ना वो हमें प्रीवियस वाली टेबल में मिलेगी, यानी हम टेबल नंबर 2 बना रहे हैं ना, तो टेबल नंबर 1 में हमें की कॉलम मिलेगा। तो की कॉलम ये है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारा की कॉलम है, ठीक है। तो की कॉलम में हम एक तो बना रहे हैं S2, S2 के सामने क्या लिखा हुआ है, S2 के सामने लिखा हुआ है 2, और S3 के सामने भी लिखा हुआ है 2, तो दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों ही नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर दोनों नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस, देखो इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, देखो वैसे तो 15 माइनस 16/3 हो जाएगा ये, ठीक है, 15 माइनस 16/3, ठीक है। और हमारा यहाँ पर 3 अगर एलसीएम आ जाता है तो ये आ जाएगा 45 माइनस 16, वैसे तो 29 होता है लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 45 माइनस 16, 29/3, ये हो जाएगा 29/3, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 माइनस 4/3, और जब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 9 माइनस 4, ये 5/3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 0, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 4, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा माइनस का 2/3, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 1, नेक्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 0। और अगर हम इधर से देखें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 16/3, और अगर एलसीएम हम 3 लेंगे ना तो ये आ जाएगा 30 माइनस 16, 14/3 आ जाएगा ये नंबर। और ये नंबर आ जाएगा माइनस का 4/3, ये नंबर आ जाएगा 0, ये नंबर आ जाएगा 5, ये नंबर आ जाएगा माइनस का 2/3, ये नंबर आ जाएगा 0, ये नंबर आ जाएगा 1। तो हमने ये सारी एंट्रीज यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ मिस्टेक है, जितना भी हमने किया था, जितना भी हमने करना था हमने चेक कर लिया है। तो बाकी सारी एंट्रीज देखो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये हो गया 29/3, 5/3, 0, 4, माइनस 2/3, 1 एंड 0। और नेक्स्ट वाली एंट्रीज है 14/3, माइनस 4/3,
05 -2/3 01 -2/3 01। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ZJ। तो देखो यहां पर है ना, बाकी ये वाली दो रो है ना, इन दो रो का ZJ तो जीरो आएगा, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो ZJ में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन उससे आगे अगर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा 40/3, ये आ जाएगा हमारा 10/3, ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा हमारा 0। और अगर फाइनली हम जब Cj माइनस ZJ करेंगे तो Cj माइनस ZJ की वैल्यू जो आएगी, देखो मेरे को ऊपर से Cj चाहिए यहाँ पर, तो 3 - 10/3, तो माइनस का 1/3 आएगा ये। 3 - 10/3 करेंगे ना तो माइनस का 1/3 आएगा। 3 - 10/3, देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 3 - 10/3, तो मैं एलसीएम लूंगा 3, तो ये हो जाएगा 9 - 10, तो माइनस का 1/3 आएगा ये। ठीक है, ये तो चलो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 0, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो ये आएगा 4, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो ये आएगा माइनस का 5/3, ये आएगा 0, ये आएगा 0। एनईआर की पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की होती है तो एनईआर की पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारा जो हमारी की रो है, की कॉलम है, की कॉलम आ गया, हमारा की कॉलम आ गया x3। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर रेशो की कैलकुलेशन ध्यान से समझना। तो मेरे को रेशो की फर्स्ट वाली वैल्यू बता सकते हो क्या कि रेशो की फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है यहां पर? इन्फिनिटी। क्योंकि अगर हम 8/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा रेशो की फर्स्ट वाली वैल्यू। रेशो की सेकंड वाली वैल्यू की बात करें तो 29/3 डिवाइड बाय 4, तो 29/12 हो जाएगा ये हो जाएगा 2.41, 2.41, 2.42 कर देते हैं हम इसको। और रेशो की लास्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 14/15 हो जाएगा ये, 0.93। तो रेशो की सबसे छोटी वैल्यू को सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारा की रो आ गया यहां पर S3, और की नंबर है ना, की नंबर आ गया 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अब है ना देखो, इस क्वेश्चन को तुम है ना, तुम कोशिश कर सकते हो अपने आप ट्राई करने की। एक बार इस क्वेश्चन को तुम अपने आप सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। और अगर कोई इसमें कोई दिक्कत आएगी ना तो हम एक बार कल वाली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, यानी जो भी नेक्स्ट वाली क्लास होने वाली हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है ना, मैं देखो बता देता हूं, इधर लिख देता हूं एक बार। इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है x1 आ रहा है 89/41, x2 आ रहा है 50/41, और x3 आ रहा है 62/41, और जो फाइनल जो z आ रहा है ना वो आ रहा है 765/41। ये इसके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो तुम एक बार चेक कर लेना, और कोई दिक्कत होगी तो हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।